आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र लाइट का पार्ट 2। इसके पहले हम 57 क्वेश्चन तक अपलोड कर चुके हैं के कुमार विथ क्रैक एग्जाम विथ के कुमार पे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण है। प्रकाश के विकिरण का कारण क्या होता है? ढोलकन होता है। 59 वातावरण में प्रकाश का विकिरण का कारण क्या होता है? तो इसका कारण क्या होता है? तो ये भी ढोलकन हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकार का कारण है। तो प्रकाश के प्रकार का कारण है ढोलकन हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मैजेंटा रक्ताभ, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित रंग का रंग लाल होगा। तो जी हाँ, ये सही है। हम बताते हैं किस प्रकार सही है। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि श्यान, जिसको हरिताभ नीला कहा जाता, और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो जी हाँ, ये भी सही है। देखिए, एक्चुअली सियान, मैजेंटा और येलो को प्राइमरी पिगमेंट या सेकेंडरी कलर कहा जाता है। अब ये जहाँ तक वृत्त का बात है, तो देखिए हम वृत्त बताते हैं पार कर। ये आपका सियान हो गया, एक मैजेंटा लीजिए और एक दूसरे कलर से हम आपको लाल ले देते हैं। सियान, मैजेंटा और येलो। सियान, मैजेंटा अब देखिए, सियान, मैजेंटा और येलो, इसको प्राइमरी पिगमेंट या सेकेंडरी कलर हम बोल रहे हैं। तो देखिए, जब और तो हीएम बाई, एक याद रखना है आपको, हीएम बाई याद रखना है, हीएम बाई, ठीक है। और टेंस टू GBR। तो देखिए, जहाँ हम हीएम बाई स्टार्ट किए हैं चालू कीजिए, जी, फिर ये बी दीजिए और ये आर। तो मतलब हुआ कि सियान और येलो मिलेगा तो ग्रीन, सियान और मैजेंटा मिलेगा तो आपका ब्लू देगा, और मैजेंटा और येलो मिलेगा तो रेड देगा। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग क्या चीज़ से निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो सबसे कम वेवलेंथ बैगनी का। सबसे ज़्यादा लाल का, सबसे कम बैगनी का। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है इसको। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसमें ऊर्जा उतना ही कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा ऊर्जा उसका उतना ज़्यादा होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंगदैर्घ्य 1/λ। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका ऊर्जा कम। जैसे लाल का लैम्डा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो उसका ऊर्जा सबसे कम। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा। तो बैगनी तो इसमें है नहीं, तो इसमें नीला हो जाएगा। सफेद प्रकाश
सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। लाल प्रकाश जो होता है हरे प्रकाश की अधिक ऊर्जास्वी होता है, तो ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो ये सही तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग का है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्योदय दिखाई देने का कारण है। तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी चीज जो तो कोई भी वस्तु जो अपना वास्तविक स्थिति से थोड़ा इधर उधर दिखता हो, उसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम्पल, तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बाल्टी बीकर एटी से कम गहरा देना, या फिर उसमें छड़ का टेढ़ा दिखना, सूर्य का उसके वास्तविक समय से थोड़ा पहले उगना, डूबने के बाद तक दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना, पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखना, ये सब जो है अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो इसका रीजन भी क्या होता है? अपवर्तन होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश का संश्लेषण किया जाता है, तो बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? क्योंकि इसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन बहुत कम होता है। खतरे के सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, तो जी हाँ, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो जी हाँ, दोनों सही है। इसका एक्सर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है, क्यों? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखता है और नीले तरंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश का नीला देखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो जी हाँ, सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है? नहीं, ये वर्ण विक्षेपण होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल देखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो मेरा 1 और 3 सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो काला दिखाई देगा। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान के आकाश को देखा जाता है, तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का हरा रंग दिखाई देता है, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें
वही कलर दिखता है जो कलर वह परावर्तित करता है। देखिए बोला कि हमें घास जो है हरी दिखती है, क्यों? क्योंकि घास जो है हरा कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर लाल गुलाब पे हरा कलर डाला जाए तो गुलाब का रंग कैसा दिखेगा? तो काला, क्योंकि हरा डाल दिया गया, एब्जॉर्व कर लिया है तो काला दिखेगा। कोई भी वस्तु जब सभी कलर को एब्जॉर्व कर लेता है तो वो हमको काला दिखेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो हमें उजला दिखेगा। प्रकाशी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये डॉपलर इफेक्ट पे है। मान लीजिए कि पृथ्वी के पासगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग के 2/10 रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित परीक्षकों को कैसा दिखाई देगा? तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लीजिए, पीला दिखाई देगा। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा ध्रुव दर्पण के ध्रुव के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण, जिसे आप कन्वेक्स मिरर बोलते हो, इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है ये पोल और फोकस के बीच बनता है, पोल और फोकस के बीच बनता है, ठीक ना? और हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, जबकि अवतल दर्पण जो है वो अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और सीधा भी। तो 5 केस में वास्तविक बनता है, 1 केस में सीधा बनता है। तो सीधा बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच रहता है, तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी उल्टा बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार के पीछे के वाले यातायात उत्तल दर्पण, वाहन में पृष्ठ पार्श्व दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सबसे उचित है? तो अगर ऊपर आप उजला रखते हैं तो प्रकाश को, गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो नीचे काला तक कम पहुंचेगा, तो ऊपर उजला और नीचे काला का कॉम्बिनेशन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो ये अनंत हो जाएगा। प्रकाश एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर, तो ये अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अभी हम लोग पढ़े। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो होगा ये हो जाएगा 2 थीटा। तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, यातायात संकेतों पर जरी हुई कांच की छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। तो कहिए, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है। अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश अपेक्षाकृत विरल माध्यम में जाता है, तो माध्यम में परिवर्तित होता है, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश डेंसर टू रेयर में जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लाइट में 7 रंगों
होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो रंग को अलग करने के लिए एक प्रिज्म द्वारा अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। तो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम होता है, विवियोर होता है, VIBGYOR। तो देख लीजिए इसमें कौन सा मिल रहा है। वी के वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो देखिए नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला मिल रहा है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो इंद्रधनुष के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है घटना, ये है आपका परिक्षेपण। तो इंद्रधनुष बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट घटना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का वन विक्षेपण। दूसरा है TIR, मतलब आंतरिक प्रवर्तन। और तीसरा जो है रिफ्रैक्शन। ये तीनों अपने आप में सही, ये सबसे ज़्यादा सही, आफ्टर देन ये, आफ्टर देन ये। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3। अच्छा, इंद्रधनुष के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें रेड कलर ऊपर रहता है, वायलेट नीचे रहता है। ऐसे ही प्राइमरी कलर में रेड आता है, नहला, नीला, हरा, लाल। तो प्राइमरी इंद्रधनुष में रेड ऊपर रहता है और वायलेट नीचे, जबकि सेकेंडरी में वायलेट ऊपर, रेड नीचे। और अगर हम बात करें प्राइमरी इंद्रधनुष में, तो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, और 1 बार TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। जबकि अगर हम सेकेंडरी का बात करें तो दोनों 2 बार होगा, रिफ्रैक्शन भी 2 बार होगा और TIR भी 2 बार होगा। इतना आप फैक्ट याद रखिए। और प्राइमरी जो इंद्रधनुष होता है इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा रहता है, जबकि सेकेंडरी में ब्राइटनेस कम रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देगा? तो आप लिख लीजिएगा VIBGYOR। तो देखो 3 इधर 3 इधर, तो बीच में ग्रीन दिखाई देगा, हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट। देखो VIBGYOR, तो वायलेट और रेड, तो बैगनी और लाल हो जाएगा। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? नहीं, 12 बजे लाइट जो है परपेंडिकुलर पड़ेगा, परपेंडिकुलर जब लंबवत पड़ेगा तो इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, तो यह नहीं देख सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। एक छड़ी जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यह बगल से देखा जाएगा तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती था, सही। और इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं की प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी झुकी हुई होने का आभास देता है। तो जी नहीं, ये प्रकाश का अपवर्तन कारण। तो ये सेकंड जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इसका नंबर ये एक है, परंतु आर गलत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल की अपेक्षाकृत निकट लगेगा। तो जी हाँ, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों की, और दोनों का रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से अगर इधर उधर दिख रहा है
तो उसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जल में वायु का बुलबुला काम करता था। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, सतह पे क्या होता है? उत्तल होता है, लेकिन वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो ये अपसारी लेंस, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग लेंस जो होता है इसी हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल। एक होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, एक हम लोग उत्तल कहते हैं, मतलब अभिसारी। तो 109 का आंसर अपसारी लेंस हो जाएगा। और अभिसारी लेंस हम लोग देख लिए, उत्तल को बोलते हैं, उत्तल को। किसी व्यक्ति की पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होना चाहिए, तब हम पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल दर्पण की। नेक्स्ट बोल रहा है 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई तो आधा होना चाहिए, तो 0.75 मीटर हो जाएगा। दृष्टि दोष निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो अगर दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि पहले होता है क्या? तो इसका पहले आंसर देख लीजिए, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस। अब हम बताते हैं दूरदृष्टि होता है क्या। तो दूरदृष्टि में व्यक्ति को दूर का वस्तु दिख जाता है, ठीक ना, दूर का दिखता है, लेकिन दूर दिखेगा, लेकिन नियर, नज़दीक जो है नहीं दिखेगा, नियर विजन नहीं दिखेगा। और इसमें हम उत्तल लगाते हैं। उत्तल का काम क्या होता है? उत्तल कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो उत्तल जब हम लगाएंगे तो ये जो होता है लाइट को कन्वर्ज करता है। तो दूरदृष्टि में होता है क्या कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो यह रेटिना पर आ जाता है। देखिए 4 क्वेश्चन बन गया। दूरदृष्टि हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि में दूर का दिखता है, नियर का नहीं दिखता है। अच्छा, फिर हम लोग ने देखा कि दूरदृष्टि में जो होता है ये प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगती है, जिसे नहीं दिखाई देता। अच्छा, और दूरदृष्टि जो होता है ये यंग एज में होता है ज़्यादातर। दूरदृष्टि जो होता है यंग एज में नहीं, बुढ़ापे में होता है। निकट दृष्टि दोष यंग एज में होता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कथनों पर सही नहीं है। तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। तो हाँ, दूरदृष्टि में बताया कि दूर वाला दिख जाता है, तो सही है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, सही। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जो कि गलत। हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का ये, फोर्थ गलत। अवतल लेंस दे, जबकि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? तो निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव, जिसको आप क्या बोलते हो? अवतल। और निकट दृष्टि होता है क्या? तो निकट में कहने का निकट है, लेकिन उल्टा होता है। निकट में नियर वाला दिखता है, फार वाला नहीं दिखता है।
निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक ना। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, यहाँ गया और फिर तो लाइट को डाइवर्जिंग करता है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बनने लगता है। तो जब हम अवतल लेंस लगा देते हैं तो यह प्रतिबिंब जो है फिर रेटिना पर बनने लगता है। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें भी बन गया। निकट दृष्टि सबसे पहले नियर का दिखता है, फार का नहीं दिखता है। कौन का लेंस का उपचार करेंगे? अवतल लेंस के इसका उपचार करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है तो ये अवतल लेंस द्वारा। एक्सप्लेनेशन को जरूर आप एक कॉपी पे लिख लिया करें, जिससे आपको समझ भी आ जाएगा और इन फ्यूचर भी यूज होगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष रोग मुक्ति होते हैं तो कौन सा लेंस यूज कीजिएगा? अवतल लेंस यूज कीजिएगा। इतना क्वेश्चन है कि ऐसे ही याद हो जाएगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र के अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती। इसका कारण है तो पुतले के आकार में परिवर्तन, ये भी संभव है। लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, ये भी संभव है। अच्छा, और क्या है? आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय, इसमें स्टार मार्क दिया हुआ, एक से अधिक ऑप्शन है ये, इसका ये भी एक रीजन हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस कौन सा होता है? तो पढ़ने में काम आने वाला ग्लास जो होगा ये उत्तल होगा। तो पढ़ने में काम आने वाला उत्तल, और उत्तल किस डिजीज के लिए यूज किया जा रहा था? तो हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि वाले के। दूर में क्या होता है? दूर वाला तो दिख रहा था, नियर वाला नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए नियर वाला नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं? पढ़ने में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। आँख में कब केंद्रन होता है? तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। लेंस की उत्तलता, अच्छा, आँख का लेंस जो होता है ये भी हम लोग को क्या रहता है? उत्तल लेंस रहता है। आँख में लेंस उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित कथनों कौन एक सही नहीं है? तो देखिए क्या, मृग देखना एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से उत्पन्न होता है, सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी राइट है। गर्म में सामान्यतः सफेद या हल्के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने थे, ये भी सही। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण द्वारा रोगियों के नाक का नहीं, ENT ये गलत है। ENT डॉक्टर मतलब ईयर, नोज और थ्रोट डॉक्टर जो होता है ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर डेंटिस्ट दांत का डॉक्टर भी जो होता है अवतल दर्पण। आप देखे होंगे कि आँख कान नाक दिखाने जाने पे एक डॉक्टर एक डिवाइस रखता है और पीला बल्ब रखता है जिससे रिफ्लेक्ट होकर आपका आँख नाक कान ये सब देखता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। खोज बत्ती सर्च लाइट में क्या होता है? तो नतोदर दर्पण, नतोदर मतलब हो गया अवतल दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25, और अगर मैक्सिमम दूरी पूछ लिया जाए तो इन्फिनेटिव। अच्छा, अगर आँख का पूछ लिया जाए कि आँख का लेंस कितना डायोप्टर होता है तो 60 डायोप्टर होता है, ठीक ना। क्षमता, आँख के लेंस की क्षमता 60 डायोप्टर। अगर पूछ दे आँख का ले कितना मेगापिक्सल का होता है तो 576 मेगापिक्सल, समझ रहे हैं। कैमरा 100-200 ला रहा है जबकि मेरा आँख 576 मेगापिक्सल का होता है कैमरा। सामान्यतः आँखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है तो कितना? 25 की। मानव सामान्यतः स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी
कितना होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है, तो ये सिलियरी मांसपेशियों के कार्य से परिवर्तित होता है। सिलियरी मांसपेशी जो होता है वो लेंस से लगा हुआ रहता है। लेंस की शक्ति मापी जाती है तो ये डायोप्टर में मापा जाता है। और लेंस की शक्ति P इक्वल टू होता है 1/f, जहाँ पर 1 जो है मीटर में रहता है, इसको सेंटीमीटर में बदला भी जा सकता है। अगर सेंटीमीटर होगा तो 100/f हो जाएगा। मतलब f जो रहता है मीटर में रहता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है तो ये डायोप्टर में मापी जाएगी। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगा, तो देखिए P बराबर कितना होता है 1/f होता है। तो अगर हम f निकालेंगे f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। अब P आपका कितना है 2 डायोप्टर, तो 2 डायोप्टर है, तो इसको आप मीटर के सेंटीमीटर में बदल दोगे तो 100 हो जाएगा, तो 2 100 तो 50, तो आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि ये में दिया हुआ। अगर मीटर में रहता तो 1/2 ही आंसर हो जाता। अच्छा, प्लस डायोप्टर, तो प्लस और माइनस का खेल हम बताते हैं। देखो अवतल दर्पण या अवतल लेंस में जो रहता है डायोप्टर पावर ये नेगेटिव रहेगा, जबकि वही उत्तल लेंस जब या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण जब रहेगा तो इसका पावर जो होता है फोकस दूरी ये पॉजिटिव होगा। तो 2 डायोप्टर कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि व्यक्ति जो है अवतल लेंस यूज कर रहा है चश्मा में या फिर उत्तल लेंस। तो प्लस अगर इंडिकेट किया हुआ रहेगा तो वो उत्तल लेंस यूज कर रहा है, और उत्तल लेंस यूज करने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो है वो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है। नेक्स्ट, धूप चश्मे की पावर होती है, तो धूप चश्मे में कोई पावर नहीं होता, 0 डायोप्टर। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिसमें एक उत्तल, एक क्या है उत्तल है, ठीक ना, एक उत्तल, जो इसमें बोल दे समान फोकस दूरी वाले दो, एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे को सटा कर रखा गया। अब देखो समान फोकस दूरी, एक उत्तल है और एक अवतल है, तो एक उत्तल वाला पॉजिटिव होगा, अवतल वाला क्या होगा नेगेटिव होगा। और जब ये दोनों को एक दूसरे को हटाकर, तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू देगा ये बैलेंस कर देगा, तो एक हीट, तो कांच की समतल चादर की भांति कार्य करने लगेगा। देखो एक्सप्लेनेशन में दिया है, समान फोकस दूरी के अभिकारी अपकारी एक साथ रखने पर कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभिकारी लेंस फोकस दूरी धनात्मक, अपकारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे दोनों लेंसों के प्रतिफल शून्य हो जाता है और यह कंप्लीट दिखेगा। अच्छा, अपकारी और अभिकारी फिर हम बताते हैं। अपकारी होगा डाइवर्जिंग, ठीक ना, डाइवर्जिंग होगा, और डाइवर्जिंग कौन होगा, तो ये अवतल होगा, ठीक ना। और अभिकारी जो होता है ये आपका कन्वर्जिंग होता है, और कन्वर्जिंग जो होता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस याद रखेगा, क्योंकि लेंस और मिरर का प्रकृति जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। कैमरे का द्वारक और कपाट की गति निम्न में कौन सा है, तो f22 1/60। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में किस भाग की तुलना की जा सकती है, तो ये फिल्म की तुलना की जा सकती है। रट लीजिए। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, ये रेटिना पर बनता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े भी थे,
निकट दृष्टि दोष में भी चर्चा की है, दूर दृष्टि दोष में भी। तो ये रेटिना, इसी को दृष्टि पटल भी बोला जाता है। तो दृष्टि पटल पे बनेगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल रेटिना पर बनेगा। किसी वस्तु की प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, एक ही क्वेश्चन है, रेटिना पर बनेगा। मनुष्य की आंखों किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है, रेटिना पर बनेगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। उसी रंग के कारण उसका रंग होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण होता है। तो 3 आधारभूत रंग जो होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी कलर, नाहला, याद रखना ट्रिक है इसका, नाहला। तो न क्या हो गया, नीला, हरा, लाल। बोल रहा है रंगीन टेलीविजन प्रयुक्त होने वाले कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न फॉस्फर का प्रयोग होता है जो लाल, हरे, नीले में उत्सर्जित करते हैं। वे कौन सी मूल वर्णक हैं जिसे टीवी पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट करने के लिए यूज होता है, तो नाला, लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश की पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो ये सफेद, लाल, नीला, हरा, ये प्राइमरी कलर है। तो बीच वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। निम्न में कौन से प्राथमिक रंग नहीं है, तो देखो काला इसमें क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है। लाला, नीला और पीला, ऐसे पीला भी प्राथमिक रंग नहीं है, ये प्राइमरी पिगमेंट है। प्राइमरी पिगमेंट को बोला जाता है, या फिर सेकेंडरी कलर, लेकिन प्राइमरी पिगमेंट है, लेकिन काला तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन काला होगा। 3 मूल रंग हैं, तो अभी हम लोग पढ़ा नाला, नीला, हरा, लाल, तो नीला, हरा, लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, कितना होता है, 7 रंग होते हैं। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, तो पहचान लीजिए, हरा, लाल, पीला। हरा, लाल, पीला ये सब विवियोर में पाया जाता है, जबकि भूरा नहीं पाया जाता है। निम्न परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का अमाप, अच्छा पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में कौन दृष्टि भ्रम है, तो ये तो दृष्टि भ्रम है, पढ़े हैं। उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, नहीं, ये तो एक्चुअल दिखता है, तो ये दृष्टि भ्रम नहीं है, वास्तविकता है। आकाश में तारे का टिमटिमाना, जी हाँ ये है दृष्टि भ्रम है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये तो रियल में दिखता है ध्रुव तारा, ये भी दृष्टि भ्रम नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, तो चाहिए 3 और 4, 3 और 4, लेकिन 1, 2, 4 दे रहा है, 3 और 4। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है उपयुक्त में कौन दृष्टि भ्रम है, तो गोधूली ये सूर्य का अमाप। अच्छा दृष्टि भ्रम पूछ रहा है, दृष्टि भ्रम कौन कौन है, तो ये तो आपका दृष्टि भ्रम हुआ है। फिर उषा काल में सूर्य, ये भी हुआ है। और उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये तो एक्चुअल था, वास्तविकता, तो ये नहीं हुआ। फिर आकाश में तारे का टिमटिमाना, ये दृष्टि भ्रम हुआ है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये वास्तविकता, ये दृष्टि भ्रम नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। और इस प्रकार मेरा लाइट खत्म हो गया। तो इसी प्रकार अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अपना शिकायत और सुझाव कमेंट में ज़रूर करें।